यूपीएससी जर्नी 0 to 1। हम लोग शुरू करेंगे इस वीक का एमसीक्यू। तो संडे का एक टॉपिक था एजुकेशन इज पैनेसी ऑफ ऑल एल्स, इसके ऊपर कमेंट करना था। तो अच्छा टॉपिक है एजुकेशन का, सब कुछ कवर कर रहा था इसलिए दिया था इसको। ये देखो इसमें क्या बोल रहा है, आर्सेनल सबमरीन्स आईडी द करेक्ट। अभी सबमरीन के ऊपर कुछ बात हो रही थी, तो ये एक अच्छा टॉपिक है कि कौन सी सबमरीन। देखो हमारे देश में जो भी सबमरीन्स हैं, फ़िलहाल हमारे देश में 16 सबमरीन्स हैं, ठीक है। एक को अभी डीकमीशन किया गया है। कौन किसको डीकमीशन किया गया है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी प्रीलिम्स के एंगल से मैंने पूछा इसमें कि कौन कौन सी सबमरीन किस देश से जो है हम लोगों ने परचेज़ करी है या फिर साथ में डेवलप करी है। तो शिशु कुमार क्लास जर्मनी, किलो क्लास रशिया, स्कॉर्पियन क्लास फ्रांस, है ना। तो मेरे हिसाब से तो इसमें तीनों होना चाहिए इसका आंसर। चलो बढ़िया है, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है व्हाट इज़ प्रोजेक्ट 75I, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट 17A, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट 15B। तो प्रोजेक्ट 17A चर्चा में आया था, इस वजह से इसको बनाया था, ठीक है। ये सब चीज़ें आप पता कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा नॉर्मल क्वेश्चन है, ये नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा अलग लगा इसलिए बनाया इसको। एलो रेटिंग्स एक चर्चा में आया था, तो वो किससे रिलेटेड है, वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। किस में रिलेटेड है, एक बच्चा है उसका नाम है डी गुकेश, उसको ना सुपर ग्रैंड मास्टर बताया गया क्योंकि उसने ना एलो रेटिंग जो 2700 एलो रेटिंग को जो अचीव किया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है, ठीक है। फिर ये मेरे हिस्से का मेरा प्रयास था कि जो लोग मेंस प्रिपेयर कर रहे हैं और उनको किसी भी प्रकार की मेंस में हेल्प चाहिए तो आई एम देयर। उसके बाद क्या है, ये एक अपना टारगेट लिया हूँ, उसको कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आता है थर्मोडायनामिकली विच फॉर्म ऑफ कार्बन इज़ मोस्ट स्टेबल। तो थर्मोडायनामिकली कौन सा कार्बन का फॉर्म जो सबसे स्टेबल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आज पता चल जाएगा, ठीक है। इसका आंसर होना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 78 लोगों ने इसको किया और सिर्फ 18% लोगों का सही है। सब लोगों को लगता है डायमंड स्टेबल है, डायमंड स्टेबल नहीं है सबसे ज़्यादा, है ना। इजंट इट गुड वन, इट वाज गुड वन। तो अगला क्वेश्चन आता है अपॉइंटमेंट कमेटी से रिलेटेड, इसको हेड कौन करता है। तो ये वाला क्वेश्चन ईजी पर बनाया इस वजह से क्योंकि टॉपिक जो है पूरा एंट्रिटी में समझ में आ जाए, ठीक है। इसमें देखो लिंक्स दिए हुए हैं कुछ, इन लिंक्स को अगर विजिट करोगे तो पूरा कमेटी से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि एडॉप्शन ऑफ, देखो अभी ना नेशनल एम्बलम के ऊपर काफ़ी चर्चा हो रही थी। तो हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, हिस्ट्री के एंगल से हम लोगों को 3-4 चीज़ों का सीक्वेंस पता होना चाहिए, ठीक है। कि हमारा नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट किया गया, नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया गया, नेशनल एम्बलम कब अडॉप्ट किया गया। तो अपन को पता है नेशनल एम्बलम कब अडॉप्ट किया गया, 26 जनवरी 1950। तो इसको सबसे लास्ट में होना पड़ेगा। तो देखो सबसे लास्ट में कौन है, ये, तो ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। ऐसे करके थोड़ा सा ये अच्छा लगा। बाकी मैंने एक पूरा बड़ा सा ट्रेंड इसमें दिया हुआ ताकि आपको पता चल जाए कि सबसे पहले फ्लैग अडॉप्ट किया गया था, उसके बाद कॉमनवेल्थ मेंबरशिप हम लोगों ने प्राप्त करी, यानी कि रेटिफाई करी थी। उसके बाद एंथम अडॉप्ट हुआ, उसके बाद सॉन्ग अडॉप्ट हुआ, फिर एम्बलेम आया, ठीक है। अगला देखो इसमें पॉप फेम नाम की एक चीज़ चर्चा में आई थी। इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है क्या एक्चुअली, ठीक है। जब आप करेंगे तो आप पाएंगे कि ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन। इसका आंसर है बैक्टीरियल बेस्ड रॉकेट फ्यूल टेक्नोलॉजी। यूएस के रिसर्चर्स ने इसको डेवलप किया। फिर एक क्वेश्चन है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये आया है उसमें ईसी का पेपर कराया जाता है डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट के लिए यूपीएससी के द्वारा। उसमें इसको पूछा हुआ है। ये मैंने शेयर इसलिए किया है क्योंकि इस क्वेश्चन में ना बिल्कुल वो फीचर है जैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन की देखो टाइप होता है, कैटेगरी होता है, टाइप होता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनमें से एक टाइप ये होता है जिसमें आपको ना कोई 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, 3 में से एक पता नहीं रहेगा, मतलब उसके बारे में कुछ नहीं याद होगा, ना याद नहीं होगा नहीं पता रहेगी। फॉर एग्जांपल इसमें पहला वाला है, मेरे को नहीं पता कि ये जो है इस्टेब्लिश कब किया गया, इसको नहीं याद रख सकते इतना ज़्यादा, ठीक है। लेकिन अपन को ये पता है कि इनिशिएट मैंडेट वाज, दूसरा सही है इसमें और तीसरा सही है, ठीक है। तो मेरा एक सिस्टम है, एक तरीका है, वो ये है, मैंने भी सीखा है लोगों से कि कभी ऐसा हो कि अगर आपने टॉपिक पढ़ा है और वो टॉपिक आपको नहीं पता है, कोई चीज़ पूछी गई वो नहीं पता है, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वो गलत होती है। जैसे इसमें पूछा हुआ है कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1989 टोक्यो में। अब तुम खुद सोचो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो इनिशिएटिव किसका है। पहली चीज़ तो अच्छा क्वेश्चन ये है कि इनिशिएटिव किसका है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं याद रहेगा तो इतना याद रहेगा कि अमेरिका लेड इनिशिएटिव है, यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ का इनिशिएटिव है। तो टोक्यो में क्यों इस्टेब्लिश होगा, है ना।
या तो अमेरिका के किसी शहर में इस्टेब्लिश हो गया, जर्मनी या फ्रांस, उधर कहीं इस्टेब्लिश हो गया। कुल मिला के इस तरीके से आप लॉजिक लगाइए, पहला वाला गलत हो जाएगा। आंसर इसका 2 और 3, इसका ऊपर का टोक्यो नहीं है, पेरिस है। ठीक है, आगे बढ़ के देखते हैं। एक मैंने प्रॉमिस किया था एक और क्वेश्चन शेयर करूंगा, तो इसका देखो यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में क्वेश्चन आया था रिफ्यूजी वाला। उस रिफ्यूजी वाले क्वेश्चन को इस मेथड से करके देखना, उम्मीद है कि सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी इसी मेथड से किया था, है ना, एक्चुअल एग्ज़ाम में। लाइट विच स्कैटर मोस्ट इज़ द वन विद द हाईएस्ट वेवलेंथ। तो इसमें नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जो ज़्यादा स्कैटर करती है उसकी ज़्यादा वेवलेंथ होती है। क्या ये सही है कि गलत है? तो तुरंत आपके दिमाग में ट्रैफिक लाइट आनी चाहिए जिसमें लाल कलर का इस्तेमाल होता है। तो लाल कलर का क्यों होता है? क्योंकि उसकी स्कैटरिंग जो होती है ना वो कम होती है, यानी वो बर्बाद नहीं होती है लाइट, है ना। तो स्कैटर मोस्ट द वन विद द हाईएस्ट वेवलेंथ, तो गलत हो गया ये। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि हाँ अभी मतलब काफ़ी चर्चा में चल रहा है, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, मैंने कवर किया है लेकिन इसमें नहीं कवर कर पाऊँगा अभी, कि बेल क्या होती है, चार्जशीट क्या होती है ना, बेसिक चीज़ें। एफआईआर क्या होता है, एफआईआर तो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था। ये बेसिक चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं एन.वी. रमन्ना, वो काफ़ी एम्फेसिस कर रहे हैं कि बेल का जो लॉ है ना उसको अमेंड करें, एक नया लॉ लेकर आएँ, क्योंकि हमारी जो जेलें हैं ना वो भर गई हैं, नई जेलें बनाई नहीं गई हैं। आज़ादी के बाद से नई जेलों का निर्माण बहुत कम हुआ है, पर हमारे यहाँ कैदी जो हैं उनकी संख्या बढ़ी हुई है, तो जेलें जो हैं काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड हो गई हैं। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका ये होता है कि आप अननेसेसरी किसी व्यक्ति को जो है जेल में मत डालिए, है ना। अगर डाल दिया है तो उसको बेल देने का प्रावधान लेकर आइए सही से, अच्छे से, ठीक है। तो वो एक टॉपिक चर्चा में आया था, उस वजह से मैंने इसको बनाया कि जो फ़ोन कन्वर्सेशन होती है, क्या सरकार उसको इंटरसेप्ट कर सकती है? अगर कर सकती है तो कैसे कर सकती है? क्या ये आपके राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है कि ये जो है राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत कवर किया गया। कहने का मतलब ये राइट टू प्राइवेसी है कि सरकार नहीं करना चाहिए, इंटरसेप्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन सरकार के पास भी कुछ हथियार हैं, कुछ कानून हैं जिनके माध्यम से वो कर सकती है। उनमें से एक कानून है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, ठीक है। तो उसके तहत ये लोग कर पाते हैं ऐसा। अगला क्या है, ह्यूगो फ्रेमवर्क किससे रिलेटेड है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जो पुरानी चीज़ें हो जाती है ना उनको पूछने का अलग मज़ा होता है, ठीक है। वर्तमान में कुछ चेंजेस चल रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिज़ास्टर बहुत सारे आ रहे हैं, उस एंगल से मैंने इसको बनाया था। इसका आंसर है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। इसके बाद से सेंडाई फ्रेमवर्क आया था, याद रखना, 2015 में। सेंडाई फ्रेमवर्क इसका सक्सेसर है। अगला देखते हैं क्या है। फिर चीता रिलोकेशन की बात बहुत चल रही है, ठीक है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए, पहली चीज़ तो चीता के बारे में बेसिक फैक्ट पता होना चाहिए, वो आप पढ़ के पता कीजिए। लेकिन उनमें से क्या है कि एक छोटी चीज़ ये है कि चीता जो है साउथ अफ्रीका से आ रहा है, तो साउथ अफ्रीका से और क्या पूछा जा सकता है? कालाहारी डेजर्ट के बारे में अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है वो, और एक अच्छा डेजर्ट, इसकी खासियत ये है कि 3 देशों में फैला हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसका आंसर है 1 2 3। अब देखो 83 लोगों ने इसका आंसर किया है और सबसे ज़्यादा लोगों ने नामीबिया किया है। उनको लगता है कि नामीबिया में ही है, क्योंकि नामीबिया से आ रहा है। नामीबिया में बता देता हूँ मैं आपको, सबसे ज़्यादा जो चीताओं की संख्या है ना वो नामीबिया में है, तो लोगों ने उसी को मार दिया। लेकिन इसका आंसर है कि जो कालाहारी डेजर्ट है ना वो 3 देशों में फैला हुआ है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको पता होना चाहिए, मतलब होना ही चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको समराइज़ कर दिया पूरा। अगर इस क्वेश्चन को कर लोगे तो इसके बारे में पूरा आइडिया लग जाएगा आपको। जो PSLV है, PSLV की खासियत क्या है कि फर्स्ट लॉन्च व्हीकल है जिसको लिक्विड स्टेज से इक्विप किया गया। मतलब क्या होता है, हम लोग पहले सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल करते थे, जैसे हाइड्रोजन वगैरह, समझ रहे हैं आप। उसके बाद गैसियस फ्यूल इस्तेमाल होने लग गए, फिर जो है लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाने लग गया। फिर इट इज़ 3rd जनरेशन 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल। जब व्हीकल लॉन्च होता है ना, कोई भी रॉकेट लॉन्चर होता है, उसके स्टेजेस होते हैं कि इतनी स्टेज, क्योंकि सारा फ्यूल जो होता है वो एक टंकी में नहीं भरा जाता, उनकी टंकी अलग अलग होती है, ठीक है। तो जो ख़त्म होता जाता है वो हटता जाता है, ऐसे करके होता है। तो आप इसको करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 1 2 4। कैसे? क्योंकि इसमें जो चंद्रयान 2 है ना वो PSLV से लॉन्च नहीं किया गया था, बाकी चंद्रयान 1 PSLV से लॉन्च किया गया था, मार्स ऑर्बिटर मिशन PSLV से लॉन्च किया गया था, और आदित्य L1 जो कि अभी मिशन लॉन्च होगा वो भी PSLV से होगा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं। हमारे देश में ना हम लोगों को कहा जाता है डिसीज़ कैपिटल, है ना, इंडिया को। तो एक प्रोजेक्ट है, उसका नाम है ग्लोबल रिसर्च ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर एक इनिशिएटिव लिया है ग्राम नाम से। तो इनिशिएटिव किसने लिया है, ठीक है। तो इसका आंसर है
WHO ने नहीं लिया इस इनिशिएटिव को, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, हाल ही में G7 की मीटिंग्स हुई हैं और तो तमाम सारे नए इनिशिएटिव उन्होंने लिए हैं, लेकिन एक पुराना इनिशिएटिव था ब्लू डॉट नेटवर्क, वो किसने लिया था, ठीक है। तो उसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया, जापान और US, उसमें इंडिया नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या है, ठीक है। फिर अगला आता है कि लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन फॉर्म्स लार्जेस्ट चंक ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। कुल मिला के पूछ रहा है कि कौन सी प्लास्टिक है ऐसी जिसका वेस्ट में सबसे ज़्यादा हिस्सा है, तो वो लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। कौन सी है फिर हम लोग ये जान लेते हैं। मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग वाली जो प्लास्टिक है उसका जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज, हम लोग ये बात जान लीजिए प्लास्टिक के बारे में कि प्लास्टिक का सबसे ज़्यादा जो वेस्ट जनरेट होता है ना वो पैकेजिंग वाला वेस्ट होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। NIA के ऊपर सिंपल सा क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि अभी 121 लोगों को जिसको इन लोगों ने 5 साल के लिए कैद में रखा, एक केस से रिलेटेड था, ठीक है। कौन सा केस से रिलेटेड था, छत्तीसगढ़ का कोई मॉइस्ट वाला केस था जिसमें उनको जो है सस्पेक्ट के रूप में रखा गया था, लेकिन कोर्ट ने अभी उनको रिहा कर दिया है। बोला कि NIA ने ना कोई नेसेसरी प्रूफ और एविडेंस शो नहीं कर पाई है, ठीक है। तो NIA की पावर क्या है, क्या NIA स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, हैज़ पावर टू प्रोसिक्यूट का मतलब होता है सज़ा देना, ठीक है। क्या इसके पास पावर है, तो हाँ इसके पास पावर है, तो इसका आंसर है ट्रू। आगे बढ़ते हैं। UPI, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, इसको हम पिछली बार ध्यान से पढ़े होते ना तो प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट अब हो रही है, धीरे धीरे करेंगे। UPI जो है वो ओपन सोर्स API है क्या, देख के लगेगा आसान हो, आप कर दोगे, ठीक है, और सही भी है, लेकिन इसको आसान मैंने बनाया है, कठिन नहीं बनाया मैंने जानबूझ के, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट समझाना था। कॉन्सेप्ट ये है कि जो चीज़ें तुम मार्केट में देखो, है ना, क्या क्या देखते हो, कोई भी बड़ी चीज़ जो आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हो उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। जानकारी किस दिशा में होनी चाहिए, जब धीरे धीरे पढ़ाई करोगे तब समझ में आएगा। कि जैसे UPI जो चीज़ है, UPI के ऊपर बहुत कमेंट होता है, बहुत सम्मान मिलता है कि हम लोग ना दुनिया का सबसे ज़्यादा जो है ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं इस समय, UPI के माध्यम से बहुत अच्छा खासा ट्रांजेक्शन हो रहा, मेरे को याद नहीं है नंबर। तो UPI बना किस में है, क्या ये ओपन सोर्स है? ओपन सोर्स का मतलब होता है कि जिसका कोड विजिबल होता है, कोड जिसको लेकर के लोग दूसरी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक, वो चीज़ें होती हैं ओपन सोर्स। लेकिन ओपन सोर्स API का मतलब अलग होता है। ओपन सोर्स API का मतलब होता है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, शायद गलत हो जाऊँ मैं, लेकिन मान चलो कि शायद गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा। क्योंकि ओपन सोर्स API का मतलब क्या होता है कि एक तुमको सॉफ्टवेयर बना के दे देगा गवर्नमेंट, है ना, उसको तुम इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन उसका कोड नहीं देगा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। अगर ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि वो कोड विजिबल है, ये दोनों में अंतर है। अब API बन गई तो इसका मतलब क्या कि आपने कोई अपनी साइट बनाई अपनी खुद की, तो आप क्या कर सकते हो, इसको इनबिल्ट कर सकते हो कि लोग UPI के माध्यम से पे करें, उसको बोलेंगे ओपन सोर्स API, ठीक। लेकिन अगर ओपन सोर्स इसका कोड अगर दे दें कि इस कोड को फिर दुनिया वाले कॉपी कर लेंगे, वो हो जाएगा ओपन सोर्स, ठीक है। तो आप समझिए इसको आगे। फिर एक ऑडियो मैसेज था लोगों के लिए। फिर आज संडे है, इसको हम लोग अगली बार में कवर करेंगे, ठीक है। फ़िलहाल के लिए एक वीक की क्विज़ हो गई है। धन्यवाद आप सभी का। होपफुली मेरे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगेंगे। मैं बहुत प्रयास करता हूँ कि अच्छे क्वेश्चन बनाऊँ।